3D ज्योमेट्री। नेक्स्ट आइटम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेक्टर के बाद नेक्स्ट आइटम इज 3D ज्योमेट्री। मतलब है वैसे ज्योमेट्री का पार्टी, जैसे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वैसे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर आप पक्का मान सकते हो। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 12th बोर्ड में है नहीं, खैर आप खुशकिस्मत है। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है विच इज एटलीस्ट 100 टाइम्स सिंपलर देन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत हो जाते हैं, इसमें वेरिएशन बहुत हो जाते हैं, लेकिन इमेजिनेशन अगर थोड़ा सा भी है तो 6 नंबर 100% है। 6 तो पक्के हैं, बाकी छोटे मोटे छोड़े हैं तो वो एक अलग बात है। 6 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व होगा। बहुत सारे वेरिएशन करेंगे अपन इस, और कोशिश करेंगे कि अपन NCERT और JEE दोनों की स्टाइल से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो शुरुआत तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वही है, सस्ती सुंदर टिकाऊ डिस्टेंस फॉर्मूला। हम जो प्रूफ है ना, प्रूफ वो तो वेक्टर के तरीके से करेंगे, क्योंकि वेक्टर के तरीके से प्रूफ करना जो है वो बहुत आसान है, डायरेक्ट दिख जाते हैं ना। प्रूफ के बाद कंडीशन लगानी है वो तो वैसे भी। यहां पे कोऑर्डिनेट के रूप में कितने कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे? 3, x1 y1 और z1। एक पॉइंट A x1 y1 z1, एक पॉइंट B x2 y2 z2। यही चीज अगर वेक्टर में दी जाती तो ये A और B पोजीशन वेक्टर के रूप में दिए होते, A वेक्टर और B वेक्टर। मुझे क्या निकालना है भाई साहब? मुझे डिस्टेंस निकालनी है। किस किस के बीच की? 2 पॉइंट्स के बीच की। तो मैं AB वेक्टर का मॉडुलस इनके बीच की डिस्टेंस है, AB वेक्टर का मॉडुलस ही इनके बीच की डिस्टेंस। AB वेक्टर इज x2 माइनस, हाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर, डायरेक्ट लिख रहे हैं। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप का मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, याद ऐसे रहता है एक्चुअली, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नथिंग न्यू इन इट, सेम चीज। सेकंड फॉर्मूला दिया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। वो सब नहीं लिख रहे हम लोग जैसे स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं ना, A और B को इंटरनली M1:M2 M:N में बांटने वाले पॉइंट के पोजीशन, मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं, सॉरी यार, कोऑर्डिनेट। एक बात कम से कम मैं 50-60 बार बोल दूंगा पूरे चैप्टर में। जब हम 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जो मैं बोलने जा रहा हूँ NCERT के प्रोस्पेक्ट से बोलने जा रहा हूँ। जो लोग 13th में और जो डायरेक्ट JEE देने वाले उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। AB वेक्टर, A वेक्टर, B वेक्टर इस चैप्टर के अंदर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका यूजलेस है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 बोले जाते हैं। हम कोरिलेट कर सकते हैं। हम कोरिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बहुत जल्दी आंसर मिलते हैं। हमें जल्दी आंसर चाहिए भाई, गोला भरने के लिए जल्दी चाहिए। 6 नंबर कमाने के लिए भले 3 पेज भरे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? डिफरेंस है, सिर्फ अप्रोच में डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। हम अगर NCERT की बात करेंगे, हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात कर सकते हैं, हम सिर्फ प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही उसमें जा सकते हैं। हम वेक्टर के थ्रू उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे। वेक्टर का कहीं हम मन में सोच सकते हैं कि वेक्टर के थ्रू मैं आंसर कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी लाऊंगा उससे आंसर। आंसर ले आए, आंसर वेरीफाई कर ले, लेकिन प्रेजेंटेशन हैज टू बी इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस यही एक चैलेंज है, बाकी और कोई चैलेंज नहीं है 6 नंबर लाने में। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में A x1 y1 z1 एक पॉइंट है, एक पॉइंट है B x2 y2 z2। डिवीजन कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। एक
इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस वर्ग का अंतर होता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसे m1 क्रॉस m2, m1:m2 में p पॉइंट डिवाइड करता है, मान लेता हूं p के कोऑर्डिनेट x, y और z है। यही सेम चीज अगर मैं वेक्टर में कर रहा होता तो मैं इसके पोजीशन वेक्टर को a वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को b वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को p वेक्टर मानता, और p वेक्टर जो है वो क्या लिखता, m1 b वेक्टर प्लस m2 a वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। सही है। यही चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि x को मैं क्या लिखूंगा, y को मैं क्या लिखूंगा और z को मैं क्या लिखूंगा। वो जो तीनों चीजें हैं बेसिकली हम लोग वेक्टर में क्या कर रहे होते, जो काम मैं यहाँ वेक्टर में कर रहा हूँ ना, वही काम मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करके दिखाऊंगा। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेज इन 2D ज्योमेट्री, इस 2D प्लेन, इसलिए हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। मजा आ जाएगा अगर एसोसिएट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये मैं वेक्टर से एसोसिएट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं उसमें एक साथ प्ले करता है। एक पोजीशन वेक्टर लिखने से बेसिकली आई एम डीलिंग विद ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। अरे इसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं। आई के साथ एक्स वाला, जे के साथ वाई वाला, के साथ के जेड वाला। इस पी वेक्टर को क्या लिखते हैं आप, पोजीशन वेक्टर के इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं। जल्दी जल्दी, सब नहीं बोल रहे। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हम डिराइव कर चुके हैं वेक्टर के अंदर। इसके थ्रू मैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं लेके आ रहा, आपको पहले से पता है वो सेक्शन फॉर्मूला क्या आने वाला है। m1 b वेक्टर की जगह क्या लिखना है, x2i प्लस y2j प्लस m2 टाइम्स x1i प्लस y1j प्लस z1k अपॉन में m1 प्लस m2। इसके बाद अगली स्टेप लिखने से पहले मुझे एक लाइन लिखनी चाहिए, कितने लोगों को याद है? सिंस का मतलब बताया कि तुमने इतना लंबा बहुत स्लो हो यार, जल्दी समझा करो। सिंस मतलब क्या होता है? हाँ, सिंस बिल्कुल सही। सिंस आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर बेस वेक्टर्स, तो एक्चुअली हम लोग दोनों साइड उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा उससे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 etc एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब सेम फॉर्मूला इन y एंड सेम फॉर्मूला इन z। मैं आपको एक चीज बार बार स्ट्रेस देके इसीलिए समझा रहा हूं, मैंने बेसिकली वो 3-3 लिखने के बजाय वेक्टर में मेरे साथ फायदा ये हुआ कि वो तीनों एक साथ आ गए वेक्टर फॉर्म में, तो ये देखने में भी और सॉल्व करने में भी ईज हो जाता है। 3 बार काम करने से बढ़िया साला एक बार में खत्म करो ना किस्सा। चीज सेम है, चीज एकदम सेम है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला आ गया, यही होता है। मेरे को घूरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपने को डिस्टेंस फॉर्मूले और सेक्शन फॉर्मूले भी याद नहीं है तो फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मास्टर 13 में स्ट्रेट लाइन पढ़ाएगा तो भी आपको ये चीजें पढ़ाएगा तो गलत लग रहा है। ये पहले से आनी चाहिए, इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए भाई। थर्ड, हाँ, ये तो हुई 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेम चीज। एक कोऑर्डिनेट तो एक्स्ट्रा आया है, इसमें एक जेड एक्स्ट्रा आ गया, उसमें z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले में एक्स्ट्रा आ गया। अब जो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशल चीज है, जो एक डिफरेंस है, वो क्या है? सुनो भाई, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, मेरे पास एक प्लेन होता था XY प्लेन। नॉर्मली तो हम XY प्लेन में डील करते थे, मतलब ठीक है। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे पास क्या था, एक प्लेन था, ये रहा, ब्लू वाला और ब्लैक वाला। चेंज कर देता हूं, ब्लैक वाला और ब्लैक वाला, ब्लू वाला इन जेड। हाँ, तो ये जो ब्लैक वाला है ये तो मेरा 2D का प्लेन है। अब 2D के प्लेन में क्या होता था, जैसे एक लाइन है, एक लाइन जो है उसकी डायरेक्शन के लिए मेरे को स्लोप से काम चल जाता था, और वो स्लोप भी जो है मैं एक्स एक्सिस से लेता था, सिर्फ एंगल। उसकी एक वजह थी, बहुत पर्टिकुलर रीजन था उसका, क्योंकि एक्स एक्सिस से अगर 30 बना रहे तो वाई से 60 बनाएगा बाय डिफॉल्ट।
क्योंकि x और y के बीच में 90 है। लॉजिकल सी बात है, आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको सेंसिबल लगेगी चीज़। मेरे पास 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप देने के लिए महज x एक्सिस से एंगल दे देने पे मुझे लाइन की डायरेक्शन पता पड़ जाती थी। ठीक है, उसकी वजह बहुत सिंपल है और वो ये है कि y से डायरेक्शन, y से एंगल मेरे को बाय डिफॉल्ट पता है, इसलिए मुझे कभी उसका यूज ही नहीं पड़ा। x का थीटा लेके tan थीटा लेने से मेरे को स्लोप मिल जाता था। लेकिन 3D में क्या है, 3D में जैसे लाइन इस तरह से है, तीनों से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। इस बार x एक्सिस से बनने वाला एंगल अगर सपोज 30 डिग्री है तो y से बनने वाला 60 तो नहीं है। मुझे उम्मीद है शायद आपको बात समझ में आएगी कि 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, क्योंकि इसका और इसका सम 90 होना थोड़ा मुश्किल है। 90 तब होता जब वो इस प्लेन में होता, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके तो दोनों से एंगल बढ़ गया। नहीं समझ में आ रहा? जब मैं इसे इस वाले प्लेन वाली चीज को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके आगे लिया है तो एंगल बढ़ा ना भाई, दूर हुई ना चीजें। इस समय जेड से एंगल कितना था? 90। ऐसे ले गया, थोड़ा सा कम हो गया, जेड वाला कम हो गया लेकिन एक्स वाई वाला बढ़ गया। लेकिन कुल मिला के तीनों में से किसी भी दो से बनने वाले एंगल का सम 90 तो नहीं है, 90 से ज़्यादा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कितना ज़्यादा है और वो जो भी फलाना डीम का, आई डोंट केयर। लेकिन इस बार इसकी डायरेक्शन देने के लिए मुझे एक्स से एंगल, वाई से एंगल और जेड से एंगल, तीनों से एंगल की जरूरत पड़ती है। तीनों से अलग अलग जो एंगल बन रहे हैं उन एंगल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो ये जो एंगल्स है ना जो एक्स वाई जेड एक्सिस से बनते हैं किसी भी वेक्टर के, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये मेरी अलग चीज है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, डायरेक्शन एंगल्स। एंड इसी में लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। लेट एक वेक्टर ले लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। x y z एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट a1 a2 a3 दिए गए हैं, तो OP वेक्टर ही मेरा A वेक्टर है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये जो OP वेक्टर है, ये जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, ये जो y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, और ये जो z एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा, ये अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। कोई भी वेक्टर 3D प्लेन में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और ये कोसाइन है, तो कोसाइन तो क्या होगा, उन एंगल्स का कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक है, लिखिए द एंगल which a vector the angle which a vector small a vector makes with x, y and z axis respectively are called डायरेक्शन एंगल्स। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप अल्फा बीटा और गामा। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी लाइन की डायरेक्शन देने के लिए इन डायरेक्शन एंगल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, #2 कोसाइन of alpha beta and gamma, cosine of alpha beta and gamma are called direction cosines and denoted by
डिनोटेड बाय L, M, N रेस्पेक्टिवली। इनके जो कोसाइंस होंगे ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो होंगे वो L, M और N से डिनोट किए जाते हैं और वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है सर, अब सुनिए, एक बात है सिंपल सी, अगर कोई मेरे से कॉस अल्फा पूछता है, कॉस अल्फा, तो भाई साहब वेक्टर की नजरों से तो ये बहुत ही लिचड़ क्वेश्चन है। मतलब सुनना ध्यान से, हु इज अल्फा? आपने डायरेक्शन एंगल में क्या, एक सेकंड, डायरेक्शन एंगल में क्या लिखा है? द एंगल विच अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स विथ एक्स वाई जेड, लिख दे सीधे ही, पॉजिटिव एक्स वाई जेड, गुलाबचंद, मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अरे एक्सिस भी तो ऐसे होते हैं ना भाई साहब, इधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है यार, ऐसे क्या कर रहे हो हैं? अरे एक्स ही बन रहा है, माइनस एक्स से तो बन रहा है डायरेक्शन, तो प्लस से लेना है हमें, तो प्लस से जो एंगल है वो डायरेक्शन एंगल कहलाता है। ठीक है, कर क्या रहा था मैं? हाँ, जैसे कॉस अल्फा है, तो सुनो, प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मुझे कोई वेक्टर पता होता है क्या? आई कैप है ना भाई साहब, सबसे शानदार चीज। तो ये जो आई कैप है, क्या ये अल्फा एंगल आई कैप और ए वेक्टर के बीच का एंगल है? बिल्कुल, आई कैप और ए वेक्टर के बीच, दो वेक्टर अगर मुझे पता है तो उनके बीच का एंगल तो डॉट प्रोडक्ट से सबसे आसानी से निकल सकता है। तो बोलो कॉस अल्फा बराबर क्या लिखना है जल्दी से? ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड इनटू आई कैप का मॉड। पूरा फॉर्मूला तो लिखे, आई कैप का मॉड तो क्या हो गया? 1। ए वेक्टर का मॉड बोलो जल्दी से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और ऊपर a1। दिस इज L। ठीक है, ये जो काम मैंने किया ये नसरत के हिसाब से पाप है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो ड्रामा है ये पाप है। तो L बराबर दिस फॉर नसरत। ठीक है, एनसीईआरटी L बराबर ये, खत्म बात, बस फिनिश, डिस्कशन नहीं है उसके बाद फिर। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में तो शायद, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, वैसे शायद वेक्टर की भी बात नहीं करी गई होगी कि वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन या वो लाइन की डिफाइन किए जाते हैं डायरेक्ट। तो अब हम तो लाइन की भी तो कोई डायरेक्शन होती है, लाइन भी तो किसी वेक्टर के अलॉन्ग होती है ना भाई साहब, तो हम वेक्टर की निकालना सीख जाते हैं तो लाइन की भी आई जाएगी। अरे भाई साहब यहाँ कोई लाइन है, ऐसे यहाँ से एकदम ऐसे लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन, तो उस लाइन के अलॉन्ग कोई वेक्टर होगा ना, तो मैं तो वेक्टर की डायरेक्शन को साइन निकाल लो, चल लाइन के निकाल लो, तो हम थोड़ी देर में इन्हें लाइन के बोलने लग जाएंगे। डिफाइन इससे कर लें क्योंकि हमारे लिए ये आसान है, नहीं तो मैं ये समझाऊंगा कि यहाँ पॉइंट P है, उसे ओरिजिन से मिलाया, उससे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर गिराया, मान लो वो परपेंडिकुलर ए पे जाके मिला, किसमें मिला? ए पे, तो ये ए पे 90 बना रहा है, ये तो मैं फिर भी मनवा देता हूँ, लेकिन ये जेड पे जब परपेंडिकुलर गिराया तो बेटे यहाँ भी 90 बन रहा है, इसमें क्या है कि बाल खड़े हो जाते हैं, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन भैया, क्यों इतनी फाइट मारनी? ये है ना इतना बढ़िया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट। जब चीजें हमारे पास आसान है तो हम आसानी से समझ लेना। ड्रामा तो वही चल रहा है, एक लाइन यहाँ पे है, वो मेरा ओरिजिन है, वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से कोई एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से कोई एंगल बना रही है। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराओगे, उस पॉइंट को ए मान लिया जाए, तो ओ पी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, सही है। और उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? हम पहले कर चुके हैं काम, उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? A1, 0, 0। तो वो जो कॉस अल्फा होगा, कॉस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? A1 और हाइपोटेनस ये कितना है? मॉड ए रूट A1 स्क्वायर, सॉरी इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एनसीईआरटी वाले तो सीधे सीधे बोलते हैं भाई साहब, ये जो इसका प्रोजेक्शन है A1
अपॉन ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो कॉस अल्फा होता है यार। होता है नहीं होता यार, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। आप चाहें तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं, और ये तो हमारा बढ़िया आइटम है ही। इस हिसाब से लंगूर अगर ये आया तो मंकी क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको? A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड नालायक इज इक्वल टू A3 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये एल एम एन जो है ये वैल्यूज हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की। कोई समस्या? नोट 1, एक नोटिस करने वाली बात थी, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एल एम एन, इन तीनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो ऊपर इधर बन गया A1 स्क्वायर, इधर बन गया A2 स्क्वायर, इधर क्या बन गया? इनको जोड़ देंगे तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर वही आ जाएगा, तो कितना बन गया? 1। मुर्गियां समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा बीटा गामा किसी भी वेक्टर के या किसी भी लाइन के 3D में डायरेक्शन एंगल्स हैं तो उनके कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा इंप्लाइज समेशन साइन स्क्वायर अल्फा इज 0। जबरदस्ती 0 गेल सिप पे होगा बिल्कुल 0, क्यों? कॉस 1 है इसलिए साइन 0, अब गेल सिप 2। जल्दी आंसर नहीं, एकदम भावुक नहीं होना है। कॉस 1 है तो साइन 0 होगा। अरे यार मैं नहीं बता रहा कैसे है, इन सबसे बहुत ऊपर हो चुके तुम लोग भाई साहब, पापी हो तुम लोग तो। हाँ क्या करते 1 1? आपके मन में अगर गलत गलत ख्याल आ जाएंगे मास्टर तो बता ही नहीं रहा, तो नहीं बताएगा भाई वो। अपनी उम्र का तो लिहाज करो कम से कम। क्या तुम्हें इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करना आता है? कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर डबल एंगल में देखो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, फिर ऐसी कॉस स्क्वायर बीटा को, ये 3 3 है तुम्हें पता ही है, एक नहीं है। कितने? 3 3, तो बट्टा 2 बट्टा 2 बट्टा 2 3 बार आएगा तो उधर जाके 2 हो जाएगा, और इधर 1 1 1 3 3 उधर गया 2 माइनस 3 माइनस 1। मजा नहीं है। नोट 2, इंपॉर्टेंट, if direction angles if direction angles of OP vector is alpha, beta and gamma, if direction angles, ये बहुत काम आता है एक्चुअली। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू 3D। आप एक चीज, लास्ट डिस्क्लेमर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेक्टर, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ इजी बनाना चाहते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट जो आप 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उसकी एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसी लाइनें आपको ना मिले, इनको कोई सेंस नहीं है उसमें। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमारे लिए ओपी वेक्टर है और पीओ वेक्टर है हमारे लिए। लेकिन एक बात है, क्या बात है? ये लंबा पेन क्यों नहीं यूज करते तुम लोग? वो 3 3 4 4 टाइम से आता है, किसी के पास है? दे, जब यही देते फिर इसी से काम चलाना पड़े। वो दे, वो पेन लाइन जैसा लगता भी है। ठीक है हाँ, अब से इसको, ये लाइन है एक्चुअली, है ना। लाइन और वेक्टर में डिफरेंस होता है।
जैसे लाइन मान लो ओपी वेक्टर के पैरेलल है, सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू ओपी वेक्टर। मेरे को एक्चुअली ओपी वेक्टर की डायरेक्शन पता होती है, मुझे जो डायरेक्शन दी जाएगी वो किसी वेक्टर की होगी भाई। लेकिन एक सोचने वाली बात है, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू ओपी वेक्टर, दिस इज पैरेलल टू पीओ वेक्टर एज वेल। लाइन इज बाई डायरेक्शनल ना, उधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। तो एक्चुअली लाइन की तो क्या दो डायरेक्शन हो सकती है, एक ओपी वेक्टर की भी हो सकती है और एक पीओ वेक्टर की भी हो सकती है। इसलिए मेरे को इस वाले नोट की जरूरत पड़ती है। मैं यार नोट इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर मेरी लाइन ओपी वेक्टर, हालांकि मेरे लिए पीओ वेक्टर सोचना बहुत आसान है भाई साहब। अगर ओपी वेक्टर A1 A2 A3 है तो पीओ वेक्टर क्या होगा, -A1 -A2 -A3। भाई साहब इसमें कौन से हमने कोई पहाड़ तोड़ दिए। तो बेसिकली कभी भी अगर किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन लिखने होंगे तो दो आएंगे, एक प्लस डायरेक्शन है एक माइनस डायरेक्शन, क्योंकि लाइन बाई डायरेक्शनल है यार। लॉजिकल सी बात है। मेरी बातें समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो हम एक बार इसे वेक्टर की तरीके से लिख रहे हैं। इफ ओपी वेक्टर इज ओपी वेक्टर इज, अच्छा और भी कुछ था भाई इसके आगे। इफ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर इज अल्फा बीटा एंड गामा, देन द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ पीओ वेक्टर will be pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. ये अपन एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं भाई, देखो सीधी बात है एकदम, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ऐसे ओपी वेक्टर है, तो जो पीओ वेक्टर होगा वो पीछे की साइड होगा। ऐसे बना लें पीओ वेक्टर, वैसे तो ऐसे ही बनाना चाहिए था लेकिन मैं नीचे की तरफ बना दिया वो एंगल मेजर करने के लिए। अरे एंगल तो टेल टू टेल टिप टू टिप मेजर करूंगा ना भाई साहब। तो ये एंगल अगर अल्फा है, देखो एक बात तो डन है, क्या ये जो आई कैप है, मैं बहुत लॉजिकल चीजों की तरह समझाता हूं। ये आई कैप है, ये मेरा ए वेक्टर है। आई कैप और ए वेक्टर, देश दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस और मेरे वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, मेरा वेक्टर भले टेढ़ा हो लेकिन आई कैप और मेरा वेक्टर कोप्लेनर है, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे टेढ़ा देखने की वजह से सीधा रख के चंदा रख के निकाल लूंगा ये वाला एंगल। ये एंगल आ गया, पीओ वेक्टर नीचे है। अगर ये एक ही प्लेन के अंदर है तो ये 180 डिग्री वाला लॉ फॉलो करेंगे भाई साहब, 180 डिग्री वाला लॉ तो फॉलो करेंगे ही। ये और ये तो कोलिनियर ही है यार, तो ये इसके साथ अल्फा बना रहा है तो ये वाला पाई माइनस, यही तो बोल रहे हैं। वही सेम काम वाई एक्सिस के साथ है। क्या पी ए वेक्टर और जे कैप कोप्लेनर होंगे? हाँ होंगे भैया, दूसरा प्लेन होगा यार। ये अगर वेक्टर ऐसे हैं और वाई ऐसे हैं तो ऐसे कोई प्लेन जा रहा होगा, प्लेनर तो है ही। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। उनके प्लेन भले अलग अलग हो, वाई के साथ अलग प्लेन में जा रहा हो, जेड के साथ अलग प्लेन में जा रहा हो, एक्स के साथ अलग प्लेन में जा रहा हो, ऐसे टेढ़ा, आई डोंट केयर, पर दो तो कोप्लेनर होंगे ना। तो एक्स के साथ अगर अल्फा बना रहा है ये, तो पीओ वेक्टर कितना बनाएगा, पाई माइनस अल्फा। सेम केस विद वाई, सेम केस विद जेड, ठीक है। ये तो मैंने आपको इमेजिनेशन वाले तरीके से बताया, बाकी ये तो वैसे ही लॉजिकल है। अगर ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो पीओ वेक्टर के माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, पूरा वेक्टर पढ़ना खराब हो गया। अब ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है यार, तो उसके इनके आगे माइनस ही तो लगाओगे, दैट्स इट, ठीक है। वो माइनस का लॉजिक इससे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर बोलो भाई साहब। सिक्सटी। फाइंड द लोकस, फाइंड, पहला ही क्वेश्चन लोकस, हाँ भाई बड़े लोग हैं हम। फाइंड द लोकस, इसमें किसी का लोकस निकालना हो तो हम उसे एक्स वाई जेड मान लेंगे। और सर 2D में तो तूने बोला था एच के, तो एच के अलावा तीसरा नहीं पता ना मैं, इसलिए एक्स वाई जेड मान लो, हीरो मत बनो, ठीक है। अरे एच के मान के भी लास्ट में तो एक्स वाई जेड ही रिप्लेस करोगे ना यार, तो पहले ही मान लेना।
फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P for which OP vector represent a vector with direction cosines cos alpha is equals to half. Cos alpha is equals to half. यदि आपको लगता है मुझे बताने की जरूरत है कि O origin है तो वो भी लिख लीजिए. O is the origin. अब देखो ये दो लाइन, मतलब दो लाइन तो बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूं मैं. दो लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है. P के कोऑर्डिनेट कुछ तो मानेंगे, तो एक्स वाई जेड मान लेते हैं. तो कितने लोगों को ओपी वेक्टर पता है? अरे ओपी वेक्टर सबको पता है भाई, हाथ नीचे ही नहीं होना चाहिए. पता है ना? तो कॉस अल्फा भी पता है भाई साहब. तो आप तो कॉस अल्फा बोल के बताओ जल्दी से. x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड. मुबारक हो गया, मुबारकबाद मिल चुका भाई साहब. आंसर आ गया. सूंग साक्षी 3x स्क्वायर माइनस आएगा. गुड, थैंक यू. एक जादू होने जा रहा है भाई साहब. ये जो बना, पूछ सकते हैं ना कि क्या है? ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है. सुन रहे हो क्या? अरे ये क्या है पूछ लिया. मतलब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर पूछ लिया जाए और ऑप्शन हो कुछ इस तरह से. ऑप्शन ए लिखो ना दिया. ऑप्शन ए पागल हो गया भाई साहब. मैं आई एम टू इंटेलिजेंट यार. ए खत्म हो जाएगी दुनिया में, सही बता रहा हूं. बिल्कुल एकदम सो समाप्ति घोषणा हो चुकी है. सोच रहा हूं यार, बना रहा हूं. द लोकस ऑफ पॉइंट P रिप्रेजेंट्स, लिख ले यार, पूरा लिख ले. अरे चुप रहना सब. लोकस ऑफ पॉइंट P रिप्रेजेंट्स वेरिएबल सर्कुलर रिंग्स whose radius increases हाँ ठीक है. whose radius increases parabolically and center lies on x-axis. B. Locus of P, बार बार क्यों लिखा रहा है मास्टर, एक बार ही लिखा देता है ना. तो तूने ऊपर लिखा, तूने सुन लिया मिकी माउस का हीरोइन है, पहले दिमाग लगाया तूने तब. लोकस ऑफ पॉइंट P represents a conic with axis x-axis. C. Locus of point P represents cone with axis at P. ठीक है.
विद एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है। विद एक्सिस एट पी होता है क्या? गेल सिपी विद एक्सिस एक्स एक्सिस। अरे गलती से बोल दिया भाई साहब, तुम समझ जाओ ना यार। अब 3 ऑप्शन दिए हैं, एक में वेरिएबल सर्कुलर रिंग्स उसका लोकस है जिसमें उसकी रेडियस पैराबोलिकली बढ़ रही है और सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है। और दूसरे और तीसरे में हालांकि मैं एक ऑप्शन और बना सकता था वैसे बहुत अच्छा, डी ऑप्शन, लेकिन फिर वो मैंने बी और सी बना दी उसकी जगह, तो डी तो नन ऑफ दीज है। जिसको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूं। देखो बहुत प्यारी हिंट दे रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया आपको क्वेश्चन समझाने के। इस इक्वेशन को मैं 2 4 5 10 दिन तक देखता रहा, मुझे सर्कल जैसी इक्वेशन फील आ रही थी एक्चुअल में। देखो सही बताऊं, इसे भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, अरे इसे भूल जाओ, ये सर्कल की इक्वेशन है। वाई स्क्वायर प्लस जेड, अरे सर्कल नहीं बन सकता कि वाई जेड प्लेन में सर्कल नहीं बनेगा? हमने एक्स वाई प्लेन में पढ़ा है, इसलिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फील आती है। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी सर्कल होता है भाई। इधर से खड़े होके देखोगे ना इधर से, तो उन दीवारों पे सर्कल दिखेंगे क्योंकि वो वाई जेड प्लेन है। अरे बट रेडियस डिपेंड्स ऑन, यानी कि मैं एक्स ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पे हूं कि 4 यूनिट की दूरी पे हूं कि 5 यूनिट की दूरी पे हूं, बनने वाले सर्कल की रेडियस अलग है। नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा समझ में है? मैं चुप रहो ना भाई, मैं जैसे जैसे ओरिजिन से दूर होता जा रहा हूं तो मुझे दिख तो सर्कल ही रहे हैं। इधर से खड़े होके देखोगे तो हर जगह सर्कल दिखे, कहीं से भी काट लो उसे, खच एक सर्कल दिखेगा जिसकी रेडियस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपने जितनी दूरी पे काटा उतने के हिसाब से रेडियस उसकी है। और सेंटर तो ओरिजिन ही है, ओ सॉरी सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर के यहाँ है एक्स एक्स, उस पॉइंट पे जितनी दूर आए हो यार वो उसका सेंटर है। ये इसकी फील है, अगर इसकी फील लेना चाहो तो ठीक है। ऐसी फील क्यों आई वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आंसर के बाद। अगर इसका आंसर आगरा है, अगर इसका आंसर आगरा है, मैं आपको थोड़ी सी फील और दे देता हूं। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कितने लोगों को बनाना आता है अपने में से? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इट्स वेरी सिंपल। पैराबोला, माउथ ओपनिंग, अपवर्ड्स पासिंग थ्रू। तो कितने लोग सोचते हैं कि वो z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर के बारे में सोच सकते तो हैं कम से कम, तो सोच तो सकते ही हैं भाई साहब। ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन में, यार ये भी बनेगा पैराबोला ही, सही है। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है ऐसे, तो ये वाला पैराबोला ऐसे निकल के आएगा। ये वाला इमेजिनेशन है भाई, जो काम वाई और जेड में, वाई और एक्स में हो रहा था, यही काम एक्स और जेड में होगा। हाँ करेक्ट आंसर इज, वो सपोर्टर भूल गए ना, मैं आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली, वो गायब हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? नहीं वैसे कैलकाटा है, बनेगा क्या? कौन? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। पूछ लेना सब बता दूंगा मैं, बहुत अच्छे सोच के आऊंगा, अभी और आएंगे अच्छे क्वेश्चन। ये एक्स एक्सिस है, ये ओपी है, ये एंगल कितना है? कितना है? 60 डिग्री। तो ये ऐसे 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 घुमाते रहेंगे तो क्या बनेगा? कोन बनेगा। कोनिक आंसर इसलिए नहीं, कोनिक क्यों नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती जो है वो हीरो हीरा लाल के सोचते हैं लाइनें बन गई भाई साहब, तो वो लाइनें बन गई तो पीछे भी चला गया तो कोनिक बनेगा, जबकि पीछे नहीं जा सकता क्योंकि ओपी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ओपी वेक्टर की डायरेक्शन ओपी वेक्टर की होती है भाई साहब। अगर पी पॉइंट पीछे चला गया तो ये ओपी वेक्टर बन गया, तो एक्स एक्सिस एंगल 120 डिग्री, तो कॉस अल्फा की वैल्यू तो माइनस हाफ दी जानी चाहिए ना उस केस में। मुझे दी हाफ तो मैं सिर्फ एक्यूरेट बना सकता हूँ, ठीक है। और उसमें भी एक्यूरेट आंसर दिल्ली इसलिए है क्योंकि ये वाला पॉइंट टिप जो है उस कोन का वो इंक्लूड नहीं होगा, तो वो किसी ना किसी पॉइंट मतलब तरीके से अगर इसमें लिख दिया जाए तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज मैंने पहले क्यों बनाई थी? सबसे पहला ऑप्शन मैंने पैराबोलिकली क्यों दिया ये बता देता हूँ
कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये रेडियस है, जबकि ये रेडियस नहीं है, रेडियस √3x है, रेडियस इज √3। अरे भैया ये r² होती है यार। तो रेडियस इंक्रीजेज लीनियरली विद द स्लोप ऑफ √3। देखो कितना लॉजिकल है, रेडियस इंक्रीजेज लीनियरली विद द स्लोप ऑफ √3। सही है, यानी कि tan थीटा के लिए √3 थीटा 60। हाँ यार सेंसिबल है, ये 60 डिग्री से बढ़ रही है भाई। अरे यार, अगर आप सामने से देखोगे इस कोन को तो आपको दो स्ट्रेट लाइन दिखेगी बस, ये वाली और ये वाली। सामने से ये देखोगे ना, अगर मेरी तरफ आके ऐसे इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई सब सर्कल बढ़ते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। कोन को देखने का तो यही तरीका है, हैं? पूछो क्या बोलो। कुछ नहीं बोल रहा, नहीं ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है लोकस का। क्या है ये जो इक्वेशन है, अब इन्होंने बोल दिया, बता देता हूं। ये जो इक्वेशन है ये कोनिक की आई है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीछे वाले की भाई स्क्वायर की ना भाई। तो कॉस स्क्वायर अल्फा निकाला हमने तो इज टू 1/4। अरे यार सुन ही नहीं रहे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज टू 1/4 तो पीछे का भी आता, तब तो कोनिक बनेगा, तब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन बीच का पॉइंट फिर भी गायब रहेगा, वो छर्रा आ जाएगा बीच में। इधर ओरिजिन नहीं ले सकते यार आप, सीधी सी बात है बस इसमें लोकस में। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये तो कोनिक की है, इसमें कोई डाउट नहीं। पूरे कोनिक की है, इसमें तो ओरिजिन भी आ रहा है, 0 0 सेटिस्फाई करता है, देख लो। इक्वेशन में तो सारे ही आएंगे, बट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात चल रही है। ज्योमेट्रिकली जो कंडीशन दी हुई है वो कोन के लिए है, वो भी एक्सेप्ट ओरिजिन। फ्रस्टम भूल गया मैं, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, पहले मुझे याद दिलाओ। कोन को काट पीट के हिस्सा निकाल लेते हैं। अच्छा, कोन को ऊपर से काट दें तो वो जो नीचे वाला हिस्सा है फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। मैं कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं हूं जो आप लोग बोल रहे हो, बट हाँ ठीक है सर, मुझे नहीं पता, मतलब किसी को तो काटते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। सर मुझे नहीं पता, गलत, रॉन्ग नंबर। कोई फायदा नहीं है ना डायल करने का, नंबर ही गलत है। क्वेश्चन नंबर बिड़ जाते जबरदस्ती। क्वेश्चन नंबर 70, जब मैं पहले ही फैल गया। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द यूनिट वेक्टर। जल्दी फाइंड द यूनिट वेक्टर with cos alpha is equals to cos beta is equals to half. Find the unit vector with cos alpha and cos beta is equals to half. हाँ भाई, अरे हद हो गई। लंगूर आपको दे रखा है, मंकी आपको दे रखा है, तो L² प्लस M² प्लस N² तो आपको पता ही है 1 होता है। नहीं आ रहा समझ में? अरे तो N² की वैल्यू आ गई ना भाई, 2D दुम धाड़ 1/2, तो N इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। हाँ एक बात जरूर है अच्छी, सुनो, आपने अगर अभी ध्यान से देखा हो तो ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर, देखना मेरी बात सुनना, A1i प्लस A2j प्लस A3k है। अगर इसको मैं मॉड ए से डिवाइड कर दूं, किससे किससे, तो ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो ये A1 अपॉन मॉड ए क्या बनेगा? L। A2 अपॉन मॉड ए और A3 अपॉन मॉड ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कभी भी अगर यूनिट वेक्टर मानने जिनके डायरेक्शन, दो तो मेरे को दिए हुए थे डायरेक्शन को साइन, तीसरा मैं रिश्ते से निकाल, दो मेरे को अगर दे दिए, तीसरे के लिए तो मेरे पास रिश्ता है ना भाई साहब, तीनों के स्क्वायर का संबंध होता है।
तीसरा आ गया, मैं कह रहा हूं कि यदि मैं इसे मॉड ए से डिवाइड कर देता हूं सब जगह, तो मेरा यूनिट वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा? तो यूनिट वेक्टर मैं कभी भी Li प्लस Mj प्लस N के, कभी भी अगर हमें किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मानना है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो मैं Li प्लस Mj प्लस N के मान सकता हूं, क्योंकि इनके मॉड तो हमेशा 1 है, मॉड इनका स्क्वायर का समी तो है, विच इज ऑलवेज 1। L की वैल्यू गिवन थी कितनी? हाफ I प्लस हाफ J प्लस माइनस 1/√2 k कैप। दिस इज द आंसर। 2 वेक्टर आएंगे बेसिकली, जिनके इमेजिनेशन पावर सही है। जैसे 2D में क्वाड्रेंट होते हैं 4, वैसे 3D में 8, नाम भूल गया मैं, ऑक्टेंट्स क्या बोलते हैं ना? अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो यार, ऑक्टेंट्स मान लो चलो, और मान लो यार 8 होते हैं ना यार, सीधी सी बात है यार, एक में तो अपन खड़े हैं, ये 2 इंटू क्वाड्रेंट इज मच बेटर। ठीक है सुनो, एक में तो अपन खड़े हैं प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, जिसमें सब प्लस 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 है, उसमें अपन बैठे हैं। एक अपने इधर बाजू है, कौन माइनस हुआ उसमें? एक्स ही माइनस हो, बाकी दोनों तो प्लस ही लग रहे हैं शायद। 2 ये हो गए, 2 इनके पीछे, तो 4 हो गए, और इन चारों के नीचे जिसमें y नेगेटिव हुआ होगा, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव, तो 8 हो जाते हैं ऐसे। नहीं समझ आ रहा? एक ये रूम, एक इधर वाला, 2 इनके पीछे हो गए, तीसरा उधर उस कोने में है ना, चौथा इधर पीछे, और इन चारों के नीचे 4 और, तो हो गए टोटल 8। मास्टर ये सब क्यों करा रहे? हाँ इसलिए करा रहा हूँ, ये जो है ना, ये जो 2 वेक्टर हैं, ये कौन कौन से रूम में है? हाथ खड़ा करना, सिर्फ हाथ खड़ा, ऐसे नहीं, विधानसभा की तरह नहीं, कुछ भी, सब आम लोगों की तरह आंसर देंगे। बहुत बढ़िया। क्षमा याचना बोल रही है, एक तो इस रूम में, अपने वाले रूम में है, जो हाफ कॉमा 1/√2 पे है, तो हाफ ऐसे चले, हाफ ऐसे चले, और 1/√2 ऐसे आ गए, तो इधर आ गए। ठीक है, और एक हाफ ऐसे चले, फिर हाफ ऊपर चलो, -1/√2, यानी कि माइनस जेड में गए, तो माइनस जेड तो पीछे वाले रूम में है। बहुत बढ़िया, सही है, परफेक्ट। ठीक है, 4th पॉइंट, किसका 4th पॉइंट? पीछे पन्ने पलट के देखो, समझ में आ जाएगा किसका 4th पॉइंट। डायरेक्शन ratios. This is important very। पूरा 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डीआर्स में डील करता है डायरेक्शन रेशियोज में। बाकी सब तो हमने अपने लिए निकाले हैं, डीसी डासी और ये सब तो डीआर ही है मेन, तो जिसके साथ मेरे को डीलिंग करनी है। if A, B, C are 3 numbers such that L is to M is to N is proportional to A is to B is to C। 3 नंबर A, B, C ऐसे हैं जो कि डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N के साथ प्रोपोर्शनल है। Then A, B, C are known as direction ratios। A, B, C are known as direction ratios। Let एक वेक्टर लिया, A वेक्टर A1i प्लस A2j प्लस A3k।
एल क्या था भाई साहब इसमें? A1 अपॉन मॉड ए। एम कौन था? A2 अपॉन मॉड ए। एन कौन था? A3 अपॉन मॉड ए। नोट दैट here L upon A1 is equals to M upon A2 is equals to N upon A3 is equals to 1 upon mod A. नहीं समझ में आया? ये A1 नीचे लिया है, A2 नीचे लिया है, A3 नीचे लिया है, तो 1 अपॉन मॉड ए, 1 अपॉन मॉड ए, 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू आ गई। यानी कि ये तीनों चीजें बराबर है, यानी कि L M N किसके साथ प्रोपोर्शनल हुए? A1 A2 और A3। और कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल होंगे, कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। मुर्गियां, hence direction ratios of A vector is equals to A1I plus A2J plus A3K may be A1, A2, A3। डायरेक्ट आई जे के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो मेरे लिए कौन होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज हो गई भाई साहब। अब तो कैसे सिंपल चीज हो गई? नोट 1 hence drs of a vector may be A1 A2 A3। ये लिखने का तरीका है drs को ऐसे, मतलब ब्रैकेट तो कह नहीं सकते ना, एवरेज का होता है ये सिंबल है। ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ चीजें तुम्हें पता और मुझे नहीं पता? बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। मतलब ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है भाई साहब ये सब। अरे एवरेज वैल्यू पढ़ा है, लेकिन मैंने सिंबल नहीं पढ़ाया कहीं पहले आज तक है। अच्छा पढ़ाया था भाई। अरे छोड़ो ना यार, क्या लेना देना अपने को। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, जो हमारे काम आने वाली चीजें बहुत ज्यादा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एक लाइन पे 2 पॉइंट है भाई साहब, ए x1 y1 z1 और b x2 y2 z2। जब हम लोग बहुत ही छोटे थे तब से हम ये बात जानते हैं कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती। तो अगर ये 2 पॉइंट मुझे किसी लाइन पे दिए गए हैं तो मैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख पाऊंगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स लिखने थे ना गेल सिप्पी। 2 पॉइंट्स ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 विल बी, क्या लिखूंगा बोलो? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, जो कि बेसिकली मैं ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर की डायरेक्शन से निकाल के लेके आया हूं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने क्लियर करा था, फिर से एक बार सुन लीजिए। ए बी वेक्टर भी इस लाइन की डायरेक्शन में और बी ए वेक्टर भी इस लाइन की डायरेक्शन में, तो ये भी इसके डी आर हैं। और x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 या z1 माइनस z2 भी अगर कोई इसके डी आर बोलेगा तो मैं मना नहीं कर सकता। इसलिए मैंने यहाँ शब्द मे बी का इस्तेमाल किया है। वो तो दोनों ही उसके अलॉन्ग है डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? नोट 2, if a line having DCs, DCs बोले तो डायरेक्शन कोसाइंस। if a line having DCs
LMN, if a line having TCs LMN, इसका मतलब ये होता है this implies a unit vector in the direction, a unit vector in the direction of, in the direction of the line is Li plus Mj plus Nk. इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोला गया है, ये आपको समझ में आ चुकनी चाहिए थी बात अब तक। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि मुझे, अब देखो आप ये समझो हम कर क्या रहे हैं, अभी पहले लेक्चर में हम सिर्फ 3D को वेक्टर से रिलेट करने वाली चीजें सीख रहे हैं बस। वी विल नेवर एवर डिस्कस दिस थिंग इन एनसीईआरटी ना, को लेने देने नहीं भाई साहब। वहां लाइन के डीसी दिए मतलब डीसी दिए रट लो, वहां तो फॉर्मूले की लिस्ट आ जाएगी एक, हम वो फॉर्मूले बने कैसे, वो फॉर्मूले बना देंगे हम सारे, आज जितने फॉर्मूले आपको सारे के सारे उसके अंदर मिलेंगे वो सब बना देंगे हम, लेकिन हम बनाएंगे वेक्टर से। आसान है ना सोचना। अगर मुझे किसी लाइन के डीसी दिए हुए हैं तो मुझे तो वेक्टर दिखता है भाई साहब उसके पैरेलल, एक लाइन है उसके डीसी दिए हुए थे, मैंने उसके पैरेलल वेक्टर बना दिया भाई साहब, Li प्लस Mj प्लस Nk। ये वेक्टर आपको समझ में आया नहीं है कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका मॉड 1 है। क्यों है इसका मॉड 1, क्योंकि L² प्लस M² प्लस N² 1 होते। सही है। अब अगर मुझे कल को हैंस एंगल बिटवीन टू लाइन्स, hence angle between two lines angle between two lines having DCs, L1 के DCs हैं भाई साहब L1 M1 N1 एंड L2 के DCs हैं L2 M2 और N2। ठीक है, कैन बी गिवन बाय कॉस थीटा, या कैन बी कंप्यूटेड बाय कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन तो कुछ आएगा नहीं ना भाई, सब बने वो तो। अरे राम जी महाराज, अपॉन वाले तो बने ना यार। अब देखो बात ये है, अगर अपन नसरत खोलेंगे तो आपको ही फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप 2 ग्राम लॉजिकली ज्यादा सोचना ही नहीं ना भाई, मैं इतनी सिंपल चीज बोल रहा हूँ। ये एक लाइन है L1, इसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है। एक और लाइन है L2 जिनकी डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2 है। मुझे ये पता है कि इसके अलावा मुझे वेक्टर पता है, इसके अलावा मुझे वेक्टर पता है। 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो यार। 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, इसको मान लो P वेक्टर, इसको मान लो Q वेक्टर। P वेक्टर डॉट Q वेक्टर अपॉन मॉड P मॉड Q, मॉड P मॉड Q 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर लिए हमने। तो नीचे वाला तो आया नहीं, इस डॉट इस करोगे तो L1 का L2 के साथ, M1 का M2 के साथ, N1 का N2 के साथ। ये रहा, खत्म बात। ये लो, मैं सिर्फ आपको इतनी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपन जिस चीज की फाइट मार रहे हैं वेक्टर से जोड़ने की, उससे आसान हो जाएगी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी समझ में आता है, वरना एनसीईआरटी तो बोलती है रट लो, बात खत्म करो किस्सा। नेक्स्ट, ये तो हुआ डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया हुआ है N3। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 और C2 दिए गए हैं। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस की बजाय डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे,
जितने भी लोग आप में से बता सकते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला, हाथ ऊपर करके बताने का जहमत उठाएं। सबको बताना था यार, मतलब ऐसे तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि मतलब मैं नहीं बताऊंगा। टेढ़ी दादा, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, जो इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जो इसका अंडर रूट होगा, मॉड होगा, सॉरी। ये बन गया फॉर्मूला पूरा। अरे कुल मिला के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दोनों ही एक ही चीज है, मोटे तौर पे दोनों ही IJK के कोएफिशिएंट होते हैं। बस डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उनके स्क्वायर का सम 1 होता है और इनके स्क्वायर का सम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है और कुछ भी नहीं है, बस बाकी सब तो फैंसी ड्रामा है। बस एलिमेंट्स हमेशा यूनिट वेक्टर मिलता है, ABC से कोई भी वेक्टर मिल जाता है, बस डायरेक्शन तो मिल ही रही है सीधी सीधी। #1 if L1 is perpendicular to L2, condition L1 is perpendicular to L2, summation L1 L2 is equals to 0 और summation A1 A2 is equals to 0। डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो भी उनके करस्पॉन्डिंग का सम करके ऐड करने पे 0 मिलेगा। डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो भी उनके करस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट करके सम करने पे 0 मिलेगा। चाहे यहाँ 0 लिखो चाहे यहाँ 0 लिखो, रिश्ता तो यही है। अरे थीटा 90 ना भाई। #2 इंपॉर्टेंट, इफ L1 इज पैरेलल टू L2। आपको ये सारी चीजें लॉजिकली समझ में आनी चाहिए। NCERT में एज अ फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, रिश्ता बोलो। L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। एक रिश्ता तो ये, या फिर अगर डायरेक्शन रेशियोज में लिखना है A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2। इस चीज से ज्यादा लिख के नहीं बताऊंगा कि P वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा Q वेक्टर। इससे ज्यादा लिख के नहीं बताऊंगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे, और अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये कोलिनियर है। कोलिनियर हैं तो वन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर। IJK कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट आएंगे। यही कंडीशन लिखी है। कंडीशन बहुत पहले वेक्टर में लिखाई जा चुकी है। ये सब STD हैं, ये सब STD है। या तो बनी कैसे याद रख लो या कंडीशन याद रख लो। नंबर तो कंडीशन याद रखने से ही मिलेंगे वैसे, लेकिन मैं कहता हूं बनी कैसे याद रख लो तो कंडीशन अपने आप याद आ जाती है। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। If a line is equally inclined, if a line is equally inclined to x, y, z axis, if a line is equally inclined to x, y, and z axis, then direction ratios अरे शॉर्ट में लिख लिया करो DRs एंड DCs। बोला मैंने आगे एंड DCs लिखना है गुलाबचंद। एंड DCs क्वेश्चन मार्क बस निकालने हैं।
हाँ हो गया, आ गया भाई साहब। देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों बराबर है। इनके समेशन का सम तो स्क्वायर का समेशन का सम तो मुझे 1 पता है, तो यानी कि इनकी सबकी वैल्यू कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू तो ±1/√3 आ गई। ±1/√2 दो आएंगे, दो। अरे लाइन के करस्पॉन्डिंग हमेशा दो ही डी आर मिलेंगे भाई साहब, या दो, सॉरी दो ही डी सीज मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो एक प्लस वाली डायरेक्शन में हो गया, एक माइनस वाली डायरेक्शन में हो गया। तो डी सीज तो मैं लिख सकता हूं, सॉरी +1/√3 +1/√3 +1/√3 है ना, या फिर -1/√3 -1/√3 और -1/√3। डी आर्स बोलो, डी आर्स, डी आर्स, डी आर्स। क्या बोल रहा है गुलाबचंद, कहाँ से? अच्छा इतनी मेहनत करी क्या? 1 1 1। अरे LMN बराबर है भाई, हैं? अच्छा सुनो, एक है इंपॉर्टेंट चीज, ये वन ऑफ द डीसीज हैं, सॉरी वन ऑफ द डी आर्स। ये क्या है? वन ऑफ द डी आर्स। अगर ऑप्शन में 2 2 2 लिखा है तो आप इसे मना नहीं कर सकते। ये यही तो लफड़ा है रेशियोज का, रेशियोज का यही तो लफड़ा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वो होंगे डी आर्स, वो 2 2 2 भी लिखे जा सकते हैं। वो अलग बात है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखे होंगे तो 1 1 1 ही होगा ऑप्शन में, लेकिन अगर उसमें 2 2 2 लिखा है तो फिर आपको उसे बाइज्जत इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उसी के अलाउंग है। समझ रहे हो क्या यार? ठीक है, नेक्स्ट 72। जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा थोड़ा। फाइंड द डीसीज, फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन perpendicular to, find the DCs of a line perpendicular to two lines। DCs बोल दिया क्या मैंने? लिख भी लिया तुम DCs? ठीक है, DRs कर लो, एक लेटर तो चेंज करना है। C का R तो बहुत आराम से बन जाएगा, जिसे नहीं आता उसमें बताया तो इनको तो करना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा तो एक ही लगता है वैसे भी। ऐसे कर दो, बहुत आराम से बन जाएगा भाई। जो कर्सिव लिखता है वो खुद का सोचे। फाइंड द डीसीज, क्या डीसीज पे डीआर्स ना, फाइंड द डीआर्स ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस हैविंग डीआर्स, हैविंग डीआर्स 1 2 3 एंड -2 1 4। अब ये प्रॉपर एकदम बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया है आपका 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और सभी लोग एकदम बिल्कुल बाइज्जत तसल्ली से सुनेंगे, बिल्कुल एकदम, है ना? क्वेश्चन समझ में आया किसी को? क्या पूछ रहा है? हैं? दो लाइंस हैं, ये L1 ये L2 है, और मेरी लाइन जो है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब ये दो लाइन कैसी भी हो सकती है, मतलब मान लो ऐसे हैं, ऐसे हैं, L1 है L2 है, तो इसकी परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जा रही होगी L, इसकी मेरे को क्या है? डीआर्स चाहिए। पहली बात तो यूनिक आएंगे नहीं आएंगे, क्यों? क्या लाइन यूनिक? लाइन तो यूनिक नहीं बनेगी, लाइन तो बहुत सारी बनेगी, क्योंकि इस प्लेन L1 L2 मान लो इंटरसेक्टिंग है, मान नहीं सकता हूँ तो खैर कभी भी, दो डायरेक्शन ही तो दी हैं, तो डायरेक्शन तो हमेशा कोप्लेनर होंगी। तो ऐसी दो लाइन है इस बोर्ड के अंदर बनी हुई है, तो इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइनें बना सकते हैं? लाइनें तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, डायरेक्शन दो ही होगी, एक बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के अंदर, लेकिन लाइनें तो इनफाइनाइट बन सकती भाई साहब। ये ऐसे बना दो ना। कुछ समझ में आ रही है कि मेरी बात? चलो खैर, तो मुझे तो डायरेक्शन ही चाहिए, तो मेरे आंसर तो दो आएंगे, ये पहले समझ में आ जाना चाहिए, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, एक प्लस वाला और एक
ठीक है, अब चाहिए क्या, डी आर चाहिए, डी आर डी सी दोनों ही निकाल दूंगा मैं तो कह रहा, ठीक है। लो सुनो, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इन नसरत वे, एनसीईआरटी तरीके से। जो 12th पास हैं जिन्हें दोबारा नहीं देना वो लाइट लें, मेरी गलती हो तो मुझे बता दें। लेट डी आर्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल इज, क्या मानू, जल्दी बोलो यार, ए बी सी, ठीक है। और मेरे से इतनी मत करना कि मैं ये भी लिखूंगा कि फॉर्मूला इज दिस, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, इतना ना होगा मेरे से। मैं वो फॉर्मूला बोल दूंगा बस मुंह से, लिखूंगा नहीं। लेकिन गिवन L इज परपेंडिकुलर टू L1, मेरे को जिस लाइन का डी आर निकालने हैं वो L1 के, इसको L1 मान रहा हूं, इसे L2 मान रहा हूं। L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की एक कंडीशन होती है भाई साहब, ठीक है, समेशन A1 A2 इज इक्वल टू 0, वो लिख रहा हूं मैं बस डायरेक्ट कंडीशन, ठीक है। तो दिस इंटू दिस, बोलो जरा क्या मिलेगा, A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0। सुन ही नहीं रहा कोई, देखो फिर A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0। ऑल्सो गिवन L इज परपेंडिकुलर टू L2 implies, जल्दी, -2A प्लस B प्लस 4C बराबर 0। लिख लो भाई, लिख लो, एनसीईआरटी देनी है, नहीं चलेगा ऐसे काम। अननोन कितने, जल्दी, 3, रिश्ते 2, बहुत नाइंसाफी, बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है। बहुत खुशी की बात है और ज्यादा खुशी की बात भी नहीं है। जल्दी चूज द बेस्ट। मिस्टर मिकी माउस हमेशा समाज से अलग कहते हुए कैलकाटा की तरफ जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। 3 अननोन 2 रिश्ते। जल्दी ऑप्ट द सिंगल करेक्ट ऑप्शन। 3 अननोन 2 रिश्ते, बहुत नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है, बहुत खुशी की बात है, ज्यादा खुशी की बात भी नहीं है। आगरा के साथ कितने हैं, बॉम्बे, बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है, बहुत खुशी की बात है, कैलकाटा, एंड दिल्ली। वैसे तो लड़ाई है बॉम्बे और कैलकाटा की। फर्स्ट टाइम आई विल गो विद अमरजा बॉम्बे। कोई नाइंसाफी नहीं भाई, खुशी तो कह रहे बाद में आती है, आएगी थोड़ी देर बाद आएगी, अभी फिलहाल तो हम बॉम्बे के साथ। बिल्कुल नाइंसाफी नहीं, क्या टेंशन है, पहले सोचो तो सही, टेंशन है कि नहीं है। नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना था, और अगर 3 अननोन में 2 रिश्ते दिए हैं तो रेशियो तो आ ही जाएगा, और हमें चाहिए वही। हमें चाहिए क्या, रेशियो, वो तो मिलेगा ही, और वही तो मिलेगा। 1 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर, अगर एक रिश्ता कम है तो। और वैसे भी अगर चाहो तो इनको A से डिवाइड कर दो, B/A को 1 नंबर मान लो और C/A को दूसरा नंबर मान लो, तो 2 रिश्ते 2 अननोन दिखेंगे वैसे भी आपको, तो फिर बिल्कुल ही एक पर, तब तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी, है ना। क्या करना है, ABC निकालने आते हैं इसमें से, नहीं आते ना, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ला रा 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 रा, जल्दी करना हो तो A वाले को छुपाओ, 8 - 3 5, B वाले को छुपाओ, 4 + 6 10,
सी वाले को छुपाओ, 1 + 4 5, तो 5 - 10 और 5, जो कि इस तरीके से ना दिख के 1, -2, 1 दिख सकते हैं। कोई समस्या? अच्छा, जैसा पहले मास्टर ने डीसीज लिखाए थे, पहले मास्टर ने क्या बोला था? डीसीज। ये क्या है? ये क्या है? डीआरस। अगर आपको डीआरस मिल गए तो डीसी तो चुटकियों खेल भाई साहब। अगर आपको डीआर मिल गया है तो आपको डायरेक्शन वेक्टर मिल गया है। इस लाइन एल के अलोंग जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो कितना है? I - 2j + k। जल्दी बोल दो फटाफट, एल की वैल्यू 1/√6। बहुत बढ़िया मंकी, बहुत खूब नालायक। इसमें एक आंसर ये है, दूसरा आंसर -1/√6 + 2/√6 और -1/√6 भी होगा। आई होप इतना तो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको कि दोनों क्यों होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस की केस में उधर वाला भी आंसर है, इधर वाला भी आंसर है। डायरेक्शन रेशियोज की केस में माइनस वाला लिखना एज सच कोई बहुत क्रांतिकारी काम नहीं है, क्योंकि रेशियो में तो आप इनफाइनाइट आंसर दे सकते हो। कोसाइंस में यूनिकनेस होती है, रेशियोज में यूनिकनेस का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए एक रिश्ता कम है और एक रिश्ता कम ही मिलेगा। यही बोल रहा हूं हमेशा, हमेशा एक रिश्ता कम ही मिलेगा एबीसी में, कभी पूरे रिश्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरे मिल जाते तो यूनिक नहीं आ जाता। तो रेशियो किस बात का भाई साहब? रेशियो कैसे यूनिक हो सकते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट, चलिए साहब, वेलकम टू 3D। ये उड़ा रहा हूं? अच्छा हाँ, एक सेकंड। व्हाट इज दिस? ये तो नसरत वे था, नॉन नसरत वे। मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे ना एक्चुअल में इस क्वेश्चन को। हम इसे कैसे करेंगे? मेथड 2। मेरे से बोलो, मुझे भी आता है। इज्जत ही नहीं है ना यार। मेथड 2, इसको पी वेक्टर मान लो और इसे क्यू वेक्टर मान लो। एक लाइन L1 जो है वो पी वेक्टर के अलोंग है, एक लाइन L2 जो है वो क्यू वेक्टर के अलोंग है। जब हमने वेक्टर लाइन लिखनी, वेक्टर प्रोडक्ट सीखा था, तब सबसे पहला एग्जांपल यही किया था कि दो दी गई लाइंस के परपेंडिकुलर अगर मेरे को लाइन निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन कहां से आएगी? अरे P क्रॉस Q से आएगी भाई। किससे आएगी? P क्रॉस Q से। बोलो जल्दी फटाफट। I J K नीचे 1 2 3 नीचे -2 1 और 4। एक राज की बात बताऊंगी मैं आपको। एक राज की बात क्या है? यही सॉल्व किया ढक्कन यहाँ पे। अरे सेम चीज, जब हम इसे छुपाते हैं तो हम आई को छुपाते हैं, जब हम बीच वाले को छुपाते हैं जे को छुपाते हैं, और माइनस जे वही सेम काम, सेम डिट्टो वही करते हैं, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। देखो वो को फैक्टर का साइन, प्लस माइनस प्लस, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, समझना ही नहीं चाह रहा। वही सेम आइटम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। इसको सॉल्व करूंगा, बिना सॉल्व करे बता रहा हूँ, 5 5 - 10j + 5 के मिलेगा इसको सॉल्व करके। जो कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो वहां से आ रही थी। हम तो नहीं सुनना चाहते भाई साहब बिल्कुल भी। पता नहीं तो क्या बकवास कर रहा है। मेरे और सार्थक जी के साथ कितने लोग हैं? बस हम 2 ही हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी। एक आध को तो मैं झेल सकता हूँ ऐसे। सारा जी मैनेजेबल? खुशी जी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ 3D। प्लेन्स 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 डेफिनेशन भी लिख लो, लिखना चाहो तो।
Plane is a surface. Plane is a surface such that a line segment joining any two points such that a line segment joining any two points on the surface lies completely on it. Lies completely on it. इसको ज़्यादा समझा नहीं रहे, हमने सिर्फ इसलिए लिखा दिया, कहीं स्टेटमेंट में लिखा मिल जाए तो सुना सुना सा लगे बस। इसको क्या समझाएंगे भाई? इस बोर्ड के अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर बनाएंगे दो पॉइंट्स को जोड़ के तो पूरी तरीके से इसी में होगा। अगर ये ऐसे लहराता हुआ था समंदर की लहरों की तरह तो वो पूरी तरह से उसमें नहीं होता, वो क्रॉस करता हुआ निकल जाता, तो वो प्लेनर सरफेस नहीं है, सिंपल। अब ठीक है, मेरे मत गुरु। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन लिखते थे वो स्ट्रेट लाइन की थी ना। 3 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन लिखी जाएंगी वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं, वेयर ए बी सी आर not all zero simultaneously. Where A, B, C are not all zero simultaneously. तो सपोज A नॉन जीरो है, ए बी सी तीनों जीरो हो गए तो फिर तो प्लेन तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। ए बी सी तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते प्लेन होने के लिए, ठीक है। 2 हो सकते हैं लेकिन तीनों नहीं हो सकते, 2 तो होंगे खैर अभी। सपोज ए इज नॉट इक्वल टू 0 मान लिया, तो ए से डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस λ1 y प्लस λ2 z प्लस λ3 इज इक्वल टू 0, which has how many unknowns? 3 unknowns. Which has 3 unknowns. So to find an unique plane, we need to have 3 distinct conditions. मुझे 3 डिस्टिंक्ट कंडीशन चाहिए भाई साहब एक प्लेन बनाने के लिए, तब जाके मैं एक प्लेन बना पाता हूँ। और वो 3 डिस्टिंक्ट कंडीशन कितने तरीके से दी जा सकती है, कितना काम हम वेक्टर में कर चुके हैं, कितना हम 3D में करने वाले हैं, वो तो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। मुद्दे की बात क्या है, ये इस तरह की कोई भी इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक नोट लिखिए पहले, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन तो बचपन से मेरा बोर्ड रहा है भाई साहब, जेड एक्सिस सामने जा रहा है ना, एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, वाई एक्सिस इधर जा रहा है, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा हुआ? बोर्ड। तो इस बोर्ड की इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी आपके हिसाब से? देखो एक बात बताता हूं, सुनो। प्लेन की इक्वेशन जैसे लाइन की इक्वेशन का एक मतलब होता था, लाइन की इक्वेशन क्या मतलब होता है कि उस लाइन पे जितने पॉइंट लाई करते हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बोलो सही बात है या नहीं है? ऐसी प्लेन की इक्वेशन का भी लॉजिकली मीनिंग तो वही है कि इस प्लेन पे यानी कि इस बोर्ड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब इस बोर्ड पे जितने भी पॉइंट आएंगे उन सारे पॉइंट्स की खास बात है उनके जेड 0 होगा, 2, 3, 0, 5, 7, 0, 10, 15, 0, 7, 7, 0, ये सब इसमें क्या आने वाले हैं बोर्ड पे? अरे आएंगे नहीं आएंगे, एक्स वाई प्लेन पे आएंगे। तो यही तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन हुई, जेड इज इक्वल टू 0। जेड हमेशा इस प्लेन के ऊपर क्या रहने वाला है? 0। और जेड जब 0 रहेगा तो आप इस प्लेन पे ही हो। जेड जब तो यही तो इक्वेशन का मतलब होता है भाई, वेन एवर जेड इज 0 आई एम ऑन दिस बोर्ड, है।
तो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन यानी कि इस वाली दीवार की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। भाई साहब हम x में चले ही नहीं, जब हम x में नहीं चले तभी तो हम वाई जेड प्लेन पर हैं। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन इज y इज इक्वल टू, फर्स्ट इज माई जेड एक्स प्लेन, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y में चले ही नहीं हो। कोई समस्या?